हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी वहां लगती है जहां सर्टेनिटी नहीं होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी? श्योरिटी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि मंडे के बाद क्या आता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे शायद ट्यूसडे, शायद वेडनेसडे। दिस इज सर्टेन, दिस इज श्योर कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। अगर हम आप लोगों से ये पूछे कि 1992 के बाद कौन सा ईयर आएगा, तो यू ऑलवेज से 1993 ही आएगा। तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि शायद चांसेस हैं कि 1995 भी आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। तो जहां सर्टेनिटी होती है, जहां श्योरिटी होती है, वहां प्रोबेबिलिटी नहीं लगती। प्रोबेबिलिटी वहां लगती है जहां श्योरिटी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप अपने प्री बोर्ड के मार्क्स देखते हैं, उसको देखकर अगर आपसे पूछा जाए या आपके टीचर से पूछा जाए कि हमारी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, इसके क्या चांसेस हैं, तो वो चांसेस बता रहे हैं। 100% श्योर वो भी नहीं है। तो अगर वो कहते हैं कि देखिए स्टूडेंट, 80% चांसेस हैं आपकी परफॉर्मेंस को देखकर कि आप डिस्टिंक्शन ला सकते हैं, बट यहीं पर ये चीज भी आ गई कि 20% चांसेस इस बात के भी हैं कि आप डिस्टिंक्शन नहीं ला पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जहां पर सक्सेस के भी कुछ चांसेस होते हैं और फेलियर के भी कुछ चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता जहां पर 100% सक्सेस आपको पता है या 100% फेलियर आपको पता है, वो आपके पास बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जहां श्योरिटी है वहां प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं लगती। प्रोबेबिलिटी को आप तीन तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं: डेसिमल में, परसेंटेज में और प्रपोर्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में देखिए, जैसे 30% है आपके पास, 30% कैन बी रिटन एज 0.30 एंड 3/10। इट्स सेम। देखिए 30% कैन बी रिटन एज 30/100। यस, आप इसका ये हटा देंगे या इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 0.3 या 3/10। तो ये सेम ही है आपके पास, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। 30%, 0.30 और 3/10। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। दो बातें, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। सेकेंड थिंग, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 और 1 के बीच में। इवन 0 और 1 भी हो सकती है। तो हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ा है कि किसी भी इवेंट के होने या ना होने का जो सम होता है वो 1 होता है। दैट मीन्स दिस इज द सक्सेस ऑफ द इवेंट एंड दिस द फेलियर ऑफ द इवेंट। उसका सम आपके पास 1 होता है। आपने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी पढ़ी हुई है। फॉर्मूला आपके पास होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा सेट्स के फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने 11th क्लास में कवर किया था। आपने कवर किया था कि ए यूनियन बी जो होता है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली वही चीज हमने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो एक नया कंसेप्ट आपके पास आ रहा है, ये जो था ये सब पुराना कंसेप्ट था आपके पास, तो जो नया कंसेप्ट आपके पास है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ क्या मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इफ एंड देन की सिचुएशन है। अगर आपके पास एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और उसी पर डिपेंडेंट दूसरा इवेंट है और आपने उस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दिस इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से एक कार्ड खो जाता है। अब आपको डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो देखिए, जो आपका सेकेंड ड्रॉ है जिसमें आपने कार्ड निकालना है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है या नॉन डायमंड है। तो दिस इज व्हाट कंडीशंस। एक चीज हो चुकी है, उसी पर डिपेंडेंट दूसरी चीज है, दिस इज व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसे हम लोग डिपिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है या गिवन दिया होगा आपको, उस गिवन इवेंट की मदद से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। ऐसे निकलेगी कि बी में से ही वो इवेंट निकल रहा है। इसे हम लॉजिकली भी कर सकते हैं और इसे हम फॉर्मुलेटिक भी कर सकते हैं। अब फॉर्मूला आपको गिवन है एनसीईआरटी में आपके पास, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना ध्यान रखिए कि अगर आप ए अपॉन बी ले रहे हैं तो ये वो इवेंट होगा जो आपको फाइंड आउट करना है, ये वो इवेंट है जो आपको गिवन है। डिनोमिनेटर में हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी जो इवेंट आपके पास गिवन है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी तो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। न्यूमिनेटर में हमेशा ए और बी का इंटरसेक्शन या बी और ए का इंटरसेक्शन एक ही बात होती है, वो आप ले सकती हैं। और डिनोमिनेटर में आपके पास जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़े से इवेंट्स चेंज कर देते और ये होता बी बाय ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती? बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी इज सेम। तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है आपके पास, तो अपॉन में आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई।
तो होपफुली आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा मतलब क्लियर हुआ हो। एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, वो आपके लिए गिवन इवेंट होगा, उसी की मदद से आपको दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दैट इज व्हाट इफ एंड देन सिचुएशन। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। 13.1 एक्सरसाइज is based on conditional probability. Given that E and F are events such that probability of E 0.6, probability of F 0.3 and probability of E intersection F 0.2, find the probability E upon F and probability of F upon E। तो देखिए अगर आपने E upon F निकालना है दैट इज probability of E intersection F, और upon में क्या लिखेंगे, जो given part है probability of F। तो intersection भी आपको given है 0.2, probability of F भी आपको given है 0.3। इसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.67 भी लिख सकते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं परसेंटेज, डेसिमल और फ्रैक्शन तीनों इक्विवेलेंट है, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव और 1 से ग्रेटर नहीं आ सकती, इस बात का ध्यान रखना है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बोथ का इंटरसेक्शन यानी E इंटरसेक्शन F या F इंटरसेक्शन E, वन ऑफ द सेम थिंग, लेकिन अपॉन में क्या आएगा, दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो इंटरसेक्शन आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज 0.2, प्रोबेबिलिटी E आपको गिवन है 0.6, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए 2/6, दैट इज 1/3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, फिर से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें B इवेंट ऑलरेडी हो चुका था और उसी को ध्यान में रखते हुए आपने A इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। If probability of B is 0.5 and probability of A intersection B is 0.32, तो फॉर्मूला लिखिए, आपको क्या चीज चाहिए, probability of A upon B चाहिए, which is basically probability of A intersection B upon probability of B। Now intersection आपके पास 0.32 given है और probability of B भी आपके पास given है 0.5। सॉल्व कीजिए and you get the answer। आप इसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, बट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में छोड़ना जरूरी है, और या फिर आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A भी गिवन है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, जिसे हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि A इवेंट ऑलरेडी हो चुका था और उसी पर डिपेंडेंट B इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर जब आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा तभी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B फाइंड आउट कर सकेंगे, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन चीजें होती हैं उसमें से वो वाली चीज पिक कर लीजिए जिसका फॉर्मूला लग सकता है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो नहीं, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A का आपको फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप लोगों ने लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B सेम ना, अपॉन में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A की वैल्यू आपके पास 0.4 है, दिस इज नॉट गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू 0.8 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इंटरसेक्शन आ गया जो कि आपकी फर्स्ट पार्ट में डिमांड थी ना। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B निकाल सकते हैं, इसमें B इवेंट आपको गिवन है और आपको A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब आपके पास इंटरसेक्शन आ चुका है 0.32, इसे रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपके पास ऑलरेडी है 0.5, सॉल्व कीजिए, यू गेट द आंसर। नाउ आपको यूनियन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। एवरीथिंग वी हैव put it here and you get the answer। Question number 4, evaluate probability of A union B if twice of probability of A equal to probability of B equal to 5/13। यानी ये तीनों situations equal हैं, यानी ये दोनों situation 5/13 के equal हैं, and ये भी given है कि probability of A by B किसके equal है, 2/5। आपको union find out करना है। तो देखिए कहीं भी क्वेश्चन में इंटरसेक्शन नहीं है, आपको इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले हम ये गिवन वाली सिचुएशन ले लेते हैं, twice of probability of A equal to probability of B equal to 5/13, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 5/13 एंड दिस इज इक्वल टू 5/13। तो हमने इसे सेपरेट लिख दिया, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 5/13, ये 2 वहां जाकर आपके पास 1/2 हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 5/26 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो 5/13 के इक्वल थी। अब आप फॉर्मूला किसका लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये आपके पास गिवन है, दैट इज 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज मिसिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आप लोग निकाल चुके हैं 5/13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपके पास 2/13 आ रहा है ना। यूनियन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी गिवन है, आपके पास दिस वन 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी गिवन है, और अभी हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। योर आंसर इज 11/26। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 की। अगर आप बात करें कंसेप्चुअली, अगर आप क्लियर हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज ऑल्सो गिवन। आपको पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, फिर A बाय B और B बाय A निकालना है। तो देखिए आप यूनियन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें से यूनियन का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यूनियन आपके पास ऑलरेडी है 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी आपके पास है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑफ बी भी है, मिसिंग वैल्यू आपके पास इंटरसेक्शन निकल कर आ जाएगी, दैट इज 4/11। फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन भी हमारे पास है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पहले से गिवन थी, वी गेट द आंसर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कैसे निकालेंगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन आपके पास ऑलरेडी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी आपके पास 6/11 गिवन है, उन्हें पुट कर दीजिए, यू गेट द आंसर 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट जरूर करिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और ई अपॉन एफ, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स आपने टॉस किया है, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे। अभी तक जो आपको 5th तक क्वेश्चन से उसमें प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, अब इवेंट्स गिवन है, पहले आप प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे फिर ही आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे। तो आपको कहता है मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में ई एक इवेंट है हेड ऑन द थर्ड टॉस एंड एफ बी द इवेंट हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। इसी तरीके से आपको सेकंड और थर्ड गिवन है। तो पहले काम करते हैं, सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो हम लोगों ने 11th क्लास की जो वीडियो डाली है उसमें समझाया है कि किस तरीके से आप ये आउटकम्स बना सकते हैं। हम थोड़ा सा आइडिया आपको और दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉइन टॉस किया, तो देखिए कॉइन के फेसेस कितने होते हैं, कॉइन के फेसेस होते हैं 2। जैसे डाई के फेसेस कितने होते हैं 6, ऐसे कॉइन के फेसेस हो गए 2। जितनी बार भी आप उसे थ्रो करेंगे उतनी पावर अगर आप लगा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल आएंगे आपके पास, ठीक है। और उन्हें बनाया भी जा सकता है। जैसे अब देखिए अगर एक कॉइन को आपने 3 टाइम टॉस किया तो वी कैन राइट 2 की पावर 3। नाउ 2 की पावर 3 इज 2 into 2 into 2 दैट इज 8। यानी आपके पास कितने आउटकम्स हैं, 8 आउटकम्स हैं। यानी जब आपने कॉइन को 3 टाइम टॉस करा तो वो 8 आउटकम्स है। सोचने की जरूरत नहीं है, वी हैव अ स्मॉल ट्रिक, आप उससे बना सकते हैं। किस तरीके से, आपके पास 8 आउटकम्स हैं, ये कंफर्म है, तो आप 4 बार हेड लिखिए और 4 बार टेल, जो कि 8 का हाफ है, फिर 4 का हाफ 2, यानी 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, देन 2 का हाफ 1, यानी 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। दीज आर योर 8 आउटकम्स। इसी तरीके से हम लोगों ने यहां बनाया है, पहले 4 टाइम्स हेड लिखा, 4 टाइम्स टेल लिखा, देन 4 का हाफ 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, सिमिलरली 2 हेड 2 टेल, 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, एंड वी गेट दी सैंपल स्पेस। आई होप क्लियर की सैंपल स्पेस हम लोगों ने किस तरीके से बनाया। इसी तरीके से अगर आपके पास एक कॉइन को आपने 4 टाइम टॉस किया तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 16 आउटकम्स आपके पास आएंगे। तो आप एक काम करेंगे, 16 का हाफ 8 हेड 8 टेल्स, 8 का हाफ 4, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, फिर 4 का हाफ 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, टिल एंड तक आप ये चीज कंटिन्यू रखेंगे एंड यू गेट दी सैंपल स्पेस। तो फिलहाल हमारे पास सैंपल स्पेस क्लियर है। अब हम लोग ई इवेंट को देख लेते हैं। ई इवेंट आपको कहता है कि हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो दिस इज योर फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस एंड थर्ड टॉस। तो आपको थर्ड टॉस पे हेड चाहिए, तो एक आउटकम आपके पास ये हो गया 1 2 3, तो दैट इज 3/8। हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, तो 2 टॉसेस पे आपके हेड आने चाहिए, 1 2, तो 2/8। नाउ इंटरसेक्शन मींस दोनों में कॉमन, तो कॉमन ये हुआ कि थर्ड टॉस पे भी हेड आना चाहिए और फर्स्ट 2 टॉसेस पे भी हेड आना चाहिए, कॉमन फर्स्ट 2 टॉसेस पर भी और थर्ड पर भी। तो ऐसा आउटकम आपके पास सिर्फ एक हो सकता है जिसमें फर्स्ट 2 पर भी हेड है और थर्ड पर भी, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/8। ना आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, यानी आपके पास फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ आपका निकाल लिया गया है 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 2/8, योर आंसर इज 1/2। नाउ सेकंड आपके पास है सैंपल स्पेस, तो आपका यही रहेगा क्योंकि जो आपने थ्रो किया है वो कॉइन को ही थ्रो किया है 3 टाइम्स। नाउ ई इवेंट एटलीस्ट 2 हेड। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूज रहते हैं, हम आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि आपको याद रहे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, यानी अगर आपको मैंने ये बोला एटलीस्ट 2 हेड, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 हेड भी लेने हैं और 3 हेड भी लेने हैं। 4 हेड आप इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज हमारे सैंपल स्पेस में 4 हेड वाली सिचुएशन है ही नहीं। एटलीस्ट जब बोले तो कम से कम यानी आपने इससे ऊपर जाना है, और एटमोस्ट जब बोले यानी वहां से आपको नीचे की तरफ आना है। तो एटलीस्ट 2 और 3, जब उसने बोला एटमोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड ले सकते हैं हम 1 क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, और 0 हेड ले सकते हैं आप लोग।
तो रिमेंबर एटलीस्ट मतलब कम से कम आप उससे ऊपर जा सकते हैं, और एटमोस्ट मतलब 0 की तरफ आपको जाना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड्स की अगर हम बात करें, और कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एटलीस्ट और एटमोस्ट दिया जाता है तो अगर एटलीस्ट 2 लिखा है तो 2 भी हम लेते हैं, एटमोस्ट 2 लिखा है तो हम 2 भी लेते हैं, लेकिन अगर लेस देन और मोर देन लिखा होता है, लेट इट बी लेस देन 2, तो 2 नहीं आएगा, 1 और 0, मोर देन 2 तो 3 और 4 या 2 से ऑनवर्ड, एटलीस्ट एटमोस्ट में वो नंबर भी आता है जिससे आपको ज्यादा या कम पूछा गया है, क्योंकि बेसिकली इसका मतलब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। देखिए अब क्या होगा, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हुआ जिसमें 2 हेड हो, जिसमें 3 हेड हो, वो सब लेना है आपने, 2 हेड और 3 हेड। तो आपके पास एक ये इवेंट भी आ जाएगा, एक ये इवेंट भी आ जाएगा, एक ये इवेंट भी आ जाएगा, 2 और 3 हेड, एक ये इवेंट भी आ जाएगा आपके पास। तो कितने इवेंट्स हो गए आपके पास, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास, 4/8। इसी तरीके से जो एफ इवेंट है उसमें आपको बोला गया था एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड मतलब जिसमें 2 हेड हो वो भी ले लीजिए, 1 हेड वाला और 0 हेड वाला भी। तो 0 1 2 हेड वाले जितने भी आप इसमें से लेंगे तो 7/8 आ जाएगा। ना इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन देखिए यहां पर कह रहा है 2 और 3 हेड्स, और यहां पर कह रहा है 0 1 2, तो कॉमन दोनों में क्या हुआ, 2 हेड्स। तो 2 हेड्स वाला, एग्जैक्टली 2 हेड्स वाला, यानी एक आपके पास ये इवेंट हो गया और एक आपके पास ये इवेंट हो गया, और 2 हेड्स होने चाहिए, एक ये इवेंट हो गया, एक ये इवेंट हो गया, एक ये इवेंट हो गया, दैट मींस प्रोबेबिलिटी इज 3/8। और आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, विच इज प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि वैल्यूज आपके पास गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट दी आंसर। थर्ड वन आपके पास एक और है, एटमोस्ट 2 टेल्स। ना एटमोस्ट 2 टेल्स का क्या मतलब होगा, 2 टेल, 1 टेल और 0 टेल, इन सब के चांसेस आपने ले लिए हैं, जिसमें 2 टेल्स गिवन है वो भी ले लीजिए, 1 टेल वाला भी ले लीजिए, 0 टेल वाला भी ले लीजिए, ऐसे सारे के सारे आउटकम्स आ जाएंगे सिर्फ इसको छोड़कर। तो 7/8 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। नाउ एफ इज एटलीस्ट 1 टेल। नाउ एटलीस्ट का मतलब कम से कम, यानी 1 टेल 2 टेल 3 टेल ये सब लेने हैं आपने, तो 0 टेल नहीं लेना, बाकी तो आपने सब लेना है। तो 0 टेल किस में होगा, इसमें, तो इसका मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास कितनी हो गई, 7/8। नाउ कॉमन देखना है अब आपने, तो कॉमन देखिए, अगर हमने बोला एटमोस्ट 2 टेल्स तो उसका मतलब हुआ 0 1 2, और जब हमने बोला एटलीस्ट 1 टेल तो 1 2 3, तो कॉमन क्या हुए, 1 और 2 टेल वाले। तो जिसमें 1 टेल है वो ले लीजिए, जिसमें 2 टेल्स है उन्हें ले लीजिए इसमें से, दैट इज 6/8। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, गिवन आपके पास सिचुएशंस वैल्यूज गिवन है, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 8, अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स, E आपके पास है 4 appears on the third toss, F आपके पास गिवन है 6 and 5 appear respectively on the first 2 tosses, find E upon F। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। आप देखिए अगर एक डाई को आप 3 टाइम टॉस करेंगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनेंगे, फेसेस कितने होते हैं डाई में, 6, सेम n टाइम, जितनी बार आप उसे टॉस करोगे उसकी पावर आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमने एक डाई को 3 टाइम टॉस करा है, यानी जो इसके आउटकम्स होंगे वो 6 × 6 यानी 216 इसके टोटल आउटकम्स है, जो हम लिस्ट आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने अभी 2 डाई वाला बनाया है। इसी की मदद से आपको 3 डाइज वाले आंसर्स निकालना सिखाएंगे। जब 2 डाइज थ्रो करी जाती है तो 36 आउटकम्स होते हैं, वो हम लोगों ने लिस्ट करे हैं, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। यहाँ पर जो आउटकम्स होंगे वो 1 1 1 1 2 1 1 3 1 इस तरीके के आउटकम्स हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे किया है क्योंकि हम 216 आउटकम किसी भी कीमत पर लिस्ट नहीं कर सकते। देखिए किस तरीके से आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली 216 आउटकम कैसे बनेंगे, देखिए 1 1 के आगे क्या लग जाएगा आपके पास 1, तो एक आउटकम 6 आउटकम्स के साथ बनेंगे, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, सिमिलरली 1 2 1 1 2 3 1 2 4। सिमिलरली आपके पास हर एक के साथ आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है, 6 टर्म्स ऐड करनी है, तब जाके बनेंगे आपके पास 216 आउटकम्स। तो देखिए अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसमें कहा गया 4 appear on the third toss। दिस इज योर फर्स्ट टॉस, दिस इज योर सेकंड टॉस, फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस, फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस, हमें थर्ड टॉस में 4 चाहिए। ऐसा सबके साथ हो सकता है, यानी ऐसा भी आ सकता है 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, यानी आपको थर्ड नंबर पर 4 चाहिए, यानी फर्स्ट और सेकंड पर क्या आया था इसको लेकर कोई आपके पास वो नहीं है। तो इन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर तो इनमें से कोई भी 36 आउटकम आ सकते हैं, और थर्ड पर आपका 4 ही आया है। तो कितने ऐसे आउटकम्स हो गए,
36/216। याद रखिएगा यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाला सैंपल स्पेस नहीं लिखा है क्योंकि उसमें 216 आउटकम आपको लिस्ट आउट करने हैं, लेकिन इसकी मदद से आप इन इवेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपको चाहिए 6 और 5 जो है वो 2 टॉसेस पर आना चाहिए, यानी थर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अगर फर्स्ट और सेकंड पर आपका 6 और 5 है तो थर्ड पर क्या क्या आ सकता है? थर्ड पर 6-5-1 आ सकता है, 6-5-2 आ सकता है, 6-5-3 आ सकता है, 6-5-4 आ सकता है, 6-5-5 आ सकता है, लास्ट 6-5-6 आ सकता है। तो ऐसे कितने आउटकम्स हो गए अगर हम उन 216 आउटकम्स में से निकालें? 6/216। नाउ कॉमन 4 थर्ड टॉस पर ही आना चाहिए और 6 और 5 फर्स्ट 2 टॉसेस पर आना चाहिए। देखिए फर्स्ट 2 टॉसेस पर 6 and 5 ही चाहिए और थर्ड पर उसको 4 ही चाहिए। ऐसा आउटकम कितने हो सकते हैं अगर हम 216 आउटकम्स में देखें? ओनली 1। तो योर प्रोबेबिलिटी इज 1/216। नाउ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F निकालना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, जो कि वैल्यूज आपकी निकल चुकी है, उन्हें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। आपके पास ई इवेंट है, सन ऑन वन एंड फादर इन द मिडिल, फाइंड ई अपॉन एफ। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना है। अब ना तो ये कॉइन है ना तो ये डाई है जिसके हमें सैंपल स्पेस के बारे में नॉलेज है, तो कोई बात नहीं, ट्री डायग्राम प्रोबेबिलिटी में बहुत मदद करता है जिससे आप आसानी से सैंपल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर को फर्स्ट रखा गया है तो फादर और सन में से कोई भी सेकेंड हो सकता है, सेकेंड पोजिशन पर हो सकता है। अगर फादर सेकेंड रहे होंगे तो ऑब्वियसली सन थर्ड पर रहे होंगे, और अगर सन सेकंड पर रहे होंगे तो ऑब्वियसली मदर जो है वो फादर जो है वो थर्ड पर आए होंगे। ऐसा किसने कहा कि मदर फर्स्ट हो सकती है? प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। तो अगर हम ये लें कि फादर फर्स्ट पर थे तो मदर और सन में से कोई भी सेकंड पोजीशन पर आ सकता है। अगर ये क्लियर है कि फादर फर्स्ट मदर सेकंड तो थर्ड वन इज सन। अगर ये क्लियर है कि फादर फर्स्ट सन सेकंड तो थर्ड मदर इज क्लियर है। इस तरीके से जैसे हमने मदर और फादर से स्टार्ट करा, सिमिलरली सन से भी स्टार्ट हो सकती है। तो सन तो फादर और मदर की पोजिशन सेकेंड हो सकती है। अगर फादर सेकेंड है, फर्स्ट सन, फादर सेकंड, तो थर्ड वन इज मदर। इसी तरीके से हम लोगों ने ये सैंपल स्पेस लिस्ट आउट करा है, MFS यानी मदर फादर सन, मदर सन फादर, फादर मदर सन एंड फादर सन मदर। सिमिलरली SFM एंड SMF। थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है, इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से करा है। नाउ E इज द इवेंट सन ऑन वन एंड। वन एंड का मतलब या तो फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे भी हो सकते हैं, एंड में होना चाहिए। तो एक ये आउटकम हो गया आपके पास, एक ये आउटकम हो गया आपके पास, सन ऑन वन हैंड एंड सन ऑन वन हैंड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 4/6 आपके पास आउटकम्स है। देन सेकंड फादर इन द मिडल, तो फादर इन द मिडल एक आउटकम आपके पास ये हो गया, फादर इन द मिडल एक आउटकम आपके पास ये हो गया। तो कितने आउटकम्स हो गए आपके पास? 2/6। अब इन दोनों का कॉमन, सन एक एंड पर होना चाहिए और फादर मिडल में होने चाहिए। तो ऐसे ये दो ही आउटकम्स हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें फादर मिडल में आ रहे हैं और सन वन एंड पर आ रहा है। तो इसीलिए आपके पास कॉमन भी हो गया 2/6। नाउ आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हम लोगों ने भी निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F भी निकाले, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आंसर इज 1 यानी 100% चांसेस आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted in a 5. Find the conditional probability of obtaining the sum 8 given that red die resulted in a number less than 4. है तो आपके पास दो डाई, बस इसे ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट डाई है वो ब्लैक है, यानी जो फर्स्ट पर आपके पास आउटकम्स आ रहे हैं वो ब्लैक डाई के नाम से जाने जाएंगे, ये जो फर्स्ट वाली है आपके पास दिस वन, और जो सेकंड नंबर पर आ रहे हैं वो रेड डाई के नाम से आपके पास जाने जाएंगे। तो हम लोगों ने फिर से 36 आउटकम लिस्ट आउट करे, यहाँ पर तो 36 आउटकम्स ही होंगे क्योंकि दो डाइज है आपके पास। ना ई जो इवेंट था आपके पास, ई इवेंट आपके पास किस तरीके से आप किसी को भी नाम दे सकते हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। फॉर एग्जाम्पल इसे हमने ई इवेंट दे दिया, तो आप लोग लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट सम ग्रेटर देन 9। और एफ इवेंट हम लोगों ने ले लिया ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो अगर 9 से ग्रेटर है सम तो 9, 10, 11, 12 जितने भी ये सम वाले नजर आ रहे हैं वो सब ले लेंगे। तो अब देखिए 9 सम वाले आपके पास कौन से हो गए, 3,6, 4,5, 5,4, 6,3। 10 वाले आपके पास 4,6, 5,5 और 6,4। ऐसे 11 का और 12 का ले लिया, तो ये आउटकम्स आ गया आपके पास 10/36।
एफ आउटकम है आपके पास, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक मीन्स फर्स्ट डाई, योर फर्स्ट डाई इज ब्लैक, तो फर्स्ट डाई में 5 आना चाहिए, तो ये सारा का सारा जो लाइन है आपके पास आ गया, दैट इज 6/36। नाउ कॉमन, कॉमन क्या है कि सम जो होना चाहिए वो 9, 10, 11, 12 में से कुछ हो और फर्स्ट डाई पर 5 होना चाहिए। तो देखिए ऐसे ये आउटकम्स आपके पास, दिस वन जिन पर हमने सर्कल किया है, ये 3 आउटकम्स आपके पास हैं जिसमें आपके पास सम ग्रेटर देन 9 है आपके पास, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट अ ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ग्रेटर देन 9 अगर आपके पास है तो आपके पास 9 नहीं इंक्लूड होगा। अगर यहां पर ये लिखा हो कि ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, देन आपके पास ये पोजीशन होगी स्टूडेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल टू और ग्रेटर देन 9 वाला लिया है। इफ द क्वेश्चन इज ग्रेटर देन 9 तो आपके पास 9 नहीं आएगा, 10, 11 और 12 आएगा आपके पास। यहाँ पर जो सिचुएशन हम लोगों ने कौन सी ली है कि सम जो होगा वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है आपके पास, इसीलिए हम लोगों ने 9, 10, 11, 12 लिया है आपके पास। तो 10/36 आपके पास कॉमन पोर्शन कितना हो गया, ये 3 नंबर्स ऐसे हैं, ये 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें सम जो है वो 9 और 9 से ग्रेटर भी है और आपके पास जो फर्स्ट डाई है उस पर 5 भी है, तो प्रोबेबिलिटी इज 3/36। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना है इसमें भी, तो आपके पास E/F कैसे पता चला, देखिए ई इवेंट आप लोगों ने इसे लिया है और इसी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने की कही गई थी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकाला है, क्योंकि गिवन दैट जो ये वाला पोर्शन है ये आपको गिवन है और हमेशा डिनोमिनेटर में आप गिवन वाला प्रोपोर्शन ही लिखते हैं, तो F जो इवेंट है वो आपको गिवन है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, तो इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, वैल्यूज आपकी कैलकुलेटेड है उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम 8। यहां पर आपको सम 8 चाहिए, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसे हमने ई इवेंट ले लिया। गिवन क्या है, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, दिस इज योर F इवेंट। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना है इस क्वेश्चन में भी। ऐसा नहीं है कि आप इसे E ले सकते हैं, आप इसे A ले सकते हैं, F ले सकते हैं, इसे E ले सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है वो न्यूमिनेटर में आएगा आपके पास। तो सम 8 वाले जो आपके पास चांसेस हैं वो है 4,4, 5,3 एंड 6,2, दैट इज 3/36। उसके बाद आपके पास रेड डाई लेस देन 4, रेड डाई मीन सेकेंड डाई में लेस देन 4 इनमें भी है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, और लेस देन 4 का मतलब 4 कभी नहीं होगा, अगर ये एटमोस्ट होता तो हम 4, 3, 2, 1 लेते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपके पास लेस देन 4 है तो 1, 2, 3 यानी 4 से लेस देन वाले, तो ये सारे के सारे आउटकम्स आपके पास आ जाएंगे, दैट इज 18/36। नाउ कॉमन क्या है कि सम 8 होना चाहिए आपके पास, सम 8 होना चाहिए और आपके पास लेस देन 4 होना चाहिए रेड डाई पर। तो आप देखिए ये वाली चीज तो आप हटा दीजिए, हाइड कर दीजिए, इसमें से आपको ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिनका सम 8 आ रहा हो। तो आपके पास ये 2 आउटकम्स है जिनका सम जो है 8 आ रहा है, इसलिए आपके पास प्रोबेबिलिटी है 2/36 कॉमन की अगर हम बात करें। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ना क्वेश्चन नंबर 11, अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट E आपको 1, 3, 5, F 2, 3 दे रखा है, G 2, 3, 4, 5 दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है E/F एंड F/E। सेकंड एक और पॉइंट है जो इजी है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट थोड़ा सा है तो इसे हम समझाएंगे आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F/G। नाउ दिस इज योर कंडीशनल, ये इवेंट ऑलरेडी आपके पास प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है और जी इवेंट इसमें हो चुका है, तो ध्यान रखिए आपकी ए की तरह काम करेगा, ई की तरह या A/B। नाउ A/B को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली आपको ये भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखी। आप देखिए अगर एक फेयर डाई रोल करी है तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी हो गई, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी हो गई आपके पास, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ G कितनी हो गई, 4/6। नाउ E/F की बात करें तो A की एलिमेंट कॉमन है 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। नाउ A यूनियन F फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इनका यूनियन निकाल सकते हैं। अगर आप यूनियन निकालेंगे तो यूनियन आएगा 1, 2, 3, 5, क्योंकि आपको पता है सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करती है। तो जो आपने इनका यूनियन लिया दैट इज बिकम 1, 2, 3, 5। जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 4/6, या हमने फॉर्मूले से निकाला है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालने का, जिसका आपके पास फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि आपके पास गिवन है। इंटरसेक्शन भी आपको निकाल चुके हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल चुके हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये भी आपके पास है। थोड़ा सा ध्यान देंगे थर्ड पार्ट पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अपॉन दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपने हमेशा क्या करना होता है, ये जो इवेंट है इट्स अ सिंगल इवेंट और ये आपके पास सेकंड इवेंट है, तो आपने इन दोनों इवेंट में ऊपर इंटरसेक्शन लेना है, इसलिए भी राइट ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन लेना है जी के साथ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। नाउ ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, देखिए हमने ये ई यूनियन एफ निकाला, यूनियन क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर लिए। नाउ इसका और जी का कॉमन अगर हम निकालें तो कॉमन निकल रहा है 2 3 5, तो कितने एलिमेंट्स कॉमन है 3 आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 3/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास ऑलरेडी थी 4/6, योर आंसर इज 3/4। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपके लिए ए इवेंट है, बी इवेंट है, हमें क्या करना होता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, दैट मीन्स दिस इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी आपको ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना है, यानी तीनों में कॉमन। तो अगर आप तीनों में कॉमन देखेंगे तो 3 वो एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है, दैट इज आउट ऑफ 6 आउटकम। सैंपल स्पेस में से हमेशा प्रोबेबिलिटी लिखनी है आप लोगों ने, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आपके पास ऑलरेडी है 4/6, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। If a family has 2 children, what is the conditional probability both are girls given that youngest is a girl, second part at least one is a girl। तो देखिए सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ बर्थ बहुत मैटर करता है कि पहले गर्ल हुई है बॉय हुई है, तो उसी ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट भी आपकी गर्ल है, सेकंड भी आपके पास गर्ल है, फर्स्ट गर्ल है सेकंड बॉय है, फर्स्ट बॉय है सेकंड गर्ल है, फर्स्ट बॉय है और सेकंड भी आपके पास बॉय है। ना आपके पास इवेंट्स को हमने डिफाइन कर लिया, बोथ आर गर्ल्स जिसे हमने ई इवेंट दे दिया, यंगेस्ट इज अ गर्ल एफ इवेंट दे दिया, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल इसे हमने जी इवेंट दे दिया। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सबसे पहले बोथ आर गर्ल्स, ये आउटकम आपके पास एक है तो 1/4। सेकेंड है यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी आपके पास जो सेकेंड बॉर्न बेबी है, छोटा जो है वो गर्ल होनी चाहिए, तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगी, एक आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगी, यानी 2/4 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। देन जी एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, तो ये तीनों के तीनों आउटकम्स आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब वो 1 गर्ल और 2 गर्ल, इससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि सैंपल स्पेस में 3 गर्ल्स का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो 1 और 2 गर्ल्स वाले अगर आप ले लोगे तो 3/4। ना आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स, यानी ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ गिवन है, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब जी गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, और एक बार आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर आप इंटरसेक्शन देखेंगे, बोथ आर गर्ल एंड यंगेस्ट इज अ गर्ल, बोथ आर गर्ल्स एंड यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो आपके पास एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें बोथ आर गर्ल्स एंड यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास ऑलरेडी है 2/4, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ गया 1/2। नाउ द नेक्स्ट वन, आपके पास ई अपॉन जी निकालना है आपने, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन जी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ई इंटरसेक्शन जी मतलब दोनों में कॉमन, यानी बोथ गर्ल्स भी होनी चाहिए और एटलीस्ट 1 गर्ल भी होना चाहिए, ऐसा भी आपके पास एक ही इवेंट होगा, दैट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3/4, आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। नाउ द नेक्स्ट वन, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question from that it is a MCQ? अब देखिए आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, गिवन क्या है आपके पास MCQ। तो फॉर एग्जांपल आपने इजी क्वेश्चन को ई इवेंट ले लिया और MCQ को आपने एफ इवेंट ले लिया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और एक आपके पास MCQ क्वेश्चन है, जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उसमें डिफिकल्ट और ईजी कैटेगरी है, MCQ में भी डिफिकल्ट और ईजी कैटेगरी है। डिफिकल्ट है ट्रू फॉल्स में 200 और ईजी है 300, MCQ में डिफिकल्ट है 400 और ईजी है आपके पास 500। ई इवेंट है ईजी क्वेश्चन, कुछ ऐसा कैटेगरी नहीं है कि ट्रू फॉल्स में से होने चाहिए MCQ में से, तो इजी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 300 और 500 दैट इज 800 अपॉन 1400। देन एफ MCQ होना चाहिए, तो MCQ में कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक की बात करें तो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं 1400, तो उसमें से MCQ कितने हैं आपके पास 900 अपॉन 14। ना कॉमन
इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस, कॉमन, दोनों में कॉमन बात क्या हो गई, तो वो हो गया आपके पास 500 अपॉन 1400। और आपने प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी थी, ई की, जब आपके पास एफ गिवन हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वैल्यूज आपके पास है, इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 5/9। देखिए नेक्स्ट आपके पास कहता है गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग ऑफ टू डाइज आर डिफरेंट। जब आप दो डाइज थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम्स बनते हैं, कुछ डबलेट्स होते हैं। नाउ डबलेट्स का मीनिंग क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4, जो ये चीजें हैं दीज आर नोन एज डबलेट्स। इनको छोड़कर बाकी ये सारे दो नंबर्स ऐसे हैं जिनमें आपके पास डिफरेंट आ रहा है। तो अगर हम 36 आउटकम्स में से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें जिसमें टू नंबर्स डिफरेंट हैं, तो वो 30 नंबर्स होंगे, क्योंकि 6 नंबर्स आपके पास डबलेट्स वाले होते हैं अगर हम उन्हें अलग कर दें तो ई इवेंट हम लोगों ने ले लिया, टू नंबर्स आर डिफरेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4, और एफ इवेंट हम लोगों ने ले लिया सम इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी आपके पास, 30/36। सम इज 4 की बात करें तो सम इज 4 देखिए कितने में आ जाएगा आपके पास, 1 3 2 2 3 1। तो ये तीन आउटकम्स हैं आपके पास आउट ऑफ 36, दैट इज वाई 3/36। नाउ इंटरसेक्शन की बात करें तो नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए और सम भी 4 होना चाहिए। ऐसे आउटकम्स कितने होंगे, सम 4 होना चाहिए, डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। तो दिस 1,3 और 3,1, क्योंकि इसमें आपके पास सेम नंबर्स हैं और किसी नंबर्स के सम पर 4 नहीं आएगा। तो देखिए एफ इवेंट का आपके पास इंटरसेक्शन कितना आ गया, 2/36। आपको एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ फाइंड आउट करना है, दैट इज वाई वी राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। नाउ दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। नाउ इंटरसेक्शन इज 2/36 and that is 30/36. Your answer is 1/15. I hope it's clear. Next one, question number 15. Throw a die. If a multiple of 3 comes up, throw a die again. And if another number comes up, toss a coin. Find the conditional probability of the event that the coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. तो सबसे पहले आपने डाई थ्रो करी, डाई थ्रो करी तो आपके पास दो कैटेगरी बन गई। अगर मल्टीपल 3 आए तो आप इधर आ जाइए, मल्टीपल 3 के अदर देन आए यानी 1 2 4 5 आया तो अदर आ जाइए। अगर मल्टीपल 3 आया था तो आपने डाई को दोबारा थ्रो किया, दैट मीन्स क्या आ सकता था, जब आपने डाई को दोबारा थ्रो किया, वी डोंट नो, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। देखिए जब आपने फर्स्ट डाई थ्रो करी तो भी आपको नहीं पता क्या आएगा, दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी यहाँ अप्लाई हो रही है। 3,6 अगर आया होगा, वी डोंट नो, अगर आया होगा तो हमने फिर से एक डाई थ्रो करी होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आउटकम आ सकता है उस सेकेंड डाई पर। और अगर ऐसा हुआ हो कि 3 का मल्टीपल नहीं आया, यानी 1 2 3 4 5 आया, तो आपने कॉइन टॉस करा, तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हेड या टेल में से कुछ हो सकते हैं। अब देखिए सैंपल स्पेस किस तरीके से बनेगा। अगर 3 और 6 आया था, अगर फॉर एग्जाम्पल 3 आया था तो आपने डाई थ्रो करी होगी, उस डाई में 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, इसीलिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सिमिलरली अगर 6 आया होगा तो भी आपको डाई थ्रो करने को बोला गया होगा, और डाई थ्रो करने को बोला गया होगा तो उसमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आया होगा, इसीलिए आपके पास आउटकम क्या हो सकते हैं, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। सिमिलरली अगर आपके पास 3 का मल्टीपल नहीं आया तो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आया है, तब आपके पास एक कॉइन टॉस करने के लिए आपको बोला जाएगा। जब कॉइन टॉस करने के लिए बोला गया तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो अगर इसमें 1 आया होगा तो उसके साथ हेड या टेल कुछ भी हो सकता है, दैट इज वाई 1 हेड 1 टेल। और अगर यहाँ 2 आया होगा तो 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल एंड 5 हेड 5 टेल। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में मिक्सिंग होने की वजह से इसकी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है ऐसे नहीं फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4, नहीं। देखिए अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करते हैं तो 3 के आने के क्या चांसेस होते हैं, 1/6, और 1 के आने के भी क्या चांसेस होते हैं, 1/6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो तो आपके पास है 1/36। सिमिलरली 1/36 1/36। लेकिन अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 की प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 1/6, लेकिन हेड की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन में होती है 1/2, यानी इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 1/12 हुई। याद रखिएगा इस बात को। देखिए जब आप 36 वाला लिखते हैं तो वो इसी तरीके से होता है। अगर आप यहां पे भी देखेंगे, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी मांगे तो आप कहेंगे 1/36, वो हमने इसी तरीके से निकाली थी। इस 1 के आने के क्या चांसेस होते हैं डाई में, 1/6। इस 1 के आने के क्या चांसेस होते हैं, 1/6। और मल्टीप्लाई इसलिए करा जा रहा है क्योंकि आपको दोनों इवेंट चाहिए। प्रोबेबिलिटी में जब दोनों इवेंट चाहिए तो इनटू आता है, या तो ये चाहिए तो प्लस आता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई दैट इज 1/36। तो देखिए यहां पर आपके पास मिक्सिंग ऑफ इवेंट्स हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रोबेबिलिटी डिफरेंट तरीके से निकलेगी। इनकी तो 1/6 to 1/6, that is 1/36, लेकिन that is 1/6 into 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 1/12 1/12। ओके, नाउ ई इवेंट है आपके पास कॉइन शोज अ टेल,
और एफ इवेंट है एटलीस्ट वन डाई शोज 3. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉइन शोज अ टेल, तो टेल आना चाहिए. ऐसे कितने आउटकम्स है आपके पास? 1 2 3 4. और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12. तो 1/12 इंटू 4, योर आंसर इज 4/12. एफ एटलीस्ट वन डाई शो 3, कम से कम एक डाई पर 3 हो, तो ये वाले आउटकम्स तो आपके पास आ ही जाएंगे, एक ये वाला भी आ जाएगा. तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36, 1/36, दैट मीन्स 6/36, और एक और ये आ गया 7/36. नाउ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में आपके पास है टेल भी आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 3 आया था तो आपने कॉइन टॉस किया ही नहीं था. तो दैट इज वाई यहाँ पर आपको ऐसा कोई आउटकम नहीं मिलेगा जिसमें कॉमन हो. आंसर इज 0. ना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, क्योंकि आपको ये कहा गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवन कॉइन शोज अ टेल. दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ आपको निकालना है. That is equal to probability of E intersection F upon probability of F. 0 upon something is 0. Now question number 17. If A and B are the events such that probability of A by B equal to probability of B by A, then तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए. probability of A by B equal to probability of A intersection B upon probability of B. probability of B by A equal to A intersection B upon probability of A. अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो probability of A और probability of B आपके पास इक्वल होता है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट.